प्रणाम। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से कर दी है। इस क्रमबद्ध सूची में सबसे पहला नाम कर्पूरी ठाकुर, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन का है। अगर हम एम.एस. स्वामीनाथन को सिर्फ छोड़ दें, उसके बाद जितने भी भारत रत्न हैं, सभी अपने आप में कुछ न कुछ राजनीतिक जटिलता समेटे हुए हैं। जी हाँ, मैं राजनीतिक जटिलता शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि किस प्रकार राजनीतिक विरोधाभास और एक वैचारिक विरोधाभास होते हुए भी इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। कहीं ये भारत रत्न 2024 के चुनावी समीकरण की तैयारी तो नहीं कर रहा। इस बार ये राजनीतिक जटिलता कितनी सरलता से आप एज ए वोटर चुनावी समीकरण के रूप में तैयार कर पाते हैं, ये पूरी जिम्मेदारी इस बार मैं आपको दे रहा हूँ। इस सूची में सबसे पहला नाम कर्पूरी ठाकुर का लिया गया था, तो शुरुआत हम कर्पूरी ठाकुर जी से करते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में और भारत की राजनीति में बेहद ही अहम योगदान है। बिहार में पहली बार आरक्षण की नीति कर्पूरी ठाकुर जी ने लगाई थी, पर कहाँ पे मेरे इस पूरे व्याख्यान में कहाँ पे राजनीतिक और वैचारिक विरोधाभास है, मैं इसका उजागर नहीं करूँगा। ये समझने की जिम्मेदारी एज ए वोटर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कैसे राजनीतिक और वैचारिक विरोधाभास होते हुए भी इन्हें भारत रत्न दिया गया और 2024 के चुनावी समीकरण की तैयारी की गई। ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है, मैं कहीं कोई व्याख्या नहीं करूँगा। जी हाँ, तो फिर बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की। तो बिहार के अंदर में जो आरक्षण नीति पहली बार आई, वो कर्पूरी ठाकुर जी लेकर आए थे। लेकिन जब भी बात आरक्षण नीति की होती है, तो केवल बिहार में अति पिछड़ों का जिक्र किया जाता है। इसमें मुसलमानों के जिक्र को छोड़ दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि बिहार में पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण नीति लाई। उस आरक्षण नीति में मुसलमानों के 32 या 36, शायद 36 से अधिक समुदायों को भी आरक्षण दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर आप कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ें, तो मुसलमानों के हित में कई राजनीतिक और सामाजिक फैसले जो कर्पूरी ठाकुर ने लिए थे, उतने फैसले किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं लिए थे और उस समय जनसंघ ने इसका भरपूर विरोध भी किया था। कर्पूरी ठाकुर ने अपने शासनकाल में उर्दू को राजभाषा बनाने के लिए पूरी की पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वो इसे राजभाषा बना नहीं पाए। कर्पूरी ठाकुर जी ने मुसलमान युवाओं को, जो अति पिछड़े जातियों से आते थे, नौकरी में आरक्षण देने का काम किया। उसके बाद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा आयोग को पहली बार मान्यता कर्पूरी ठाकुर जी ने ही दिया था। कई रूप से जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। अगर और जनसंघ लगातार उनके हर नीति का विरोध करता आया था। तो मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। मैं आप समझ पा रहे होंगे मैं किस राजनीतिक और वैचारिक विरोधाभास की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे दूसरे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह निश्चित तौर पे हमारे भारत के बहुत बड़े नेता हुए। वो काफ़ी कम समय के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी हुए, 2 बार यूपी से सीएम भी रहे। जमींदारी प्रथा खत्म करने में चौधरी चरण सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई थी। पर जिस चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद उनकी परिवारवाद पार्टी, जो आरएलडी है, रालोद जिसे कहते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं वो भी जयंत चौधरी हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, और रालोद की स्थापना अजीत सिंह जी ने की थी।
इस परिवारवाद जो बीजेपी की मुख्य चुनावी एजेंडा है कि वो परिवारवाद के धुर विरोधी हैं, और उसके बाद भी एक ऐसे परिवारवादी पार्टी को अपने अंदर सम्मिलित कर रहे हैं, और वो सम्मिलित कब हो रहे हैं, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इसके पहले तक यही जयंत चौधरी किसान आंदोलन में बीजेपी को न्यूनतम मूल्य समर्थन के मांग पर डटे हुए थे और बीजेपी के धुर विरोधी बने हुए थे, और लगातार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग भी करते आ रहे थे। जैसे ही उनकी मांग पूरी होती है, वो सारे विरोधाभास को भूलते हैं और बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं। पर मुख्य बात यह है कि जिस कर्पूरी ठाकुर के को भारत रत्न देने की मांग लालू प्रसाद यादव ने भी की, नीतीश जी ने भी की, पर नीतीश जी को जैसे ही कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाता है, नीतीश जी एनडीए में शामिल हो जाते हैं, और राजद का पूर्व विरोध इसलिए किया जाता है कि वो एक परिवारवादी पार्टी है, एक भ्रष्टाचारी पार्टी। उसी भ्रष्टाचारी और परिवारवाद पार्टी दूसरी रालोद को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया जाता है। तो क्या परिवारवाद तब तक ही है जब तक वो पार्टी भाजपा के अंदर ना हो, भाजपा के बाहर होते ही वो पार्टी परिवारवाद पार्टी हो जाती है, और भाजपा के अंदर आने के बाद परिवारवाद खत्म हो जाता है। समीकरण जोड़ने की जिम्मेदारी एज ए वोटर आपकी। तीसरा, पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। निश्चित तौर पे जिस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय काफी विकट परिस्थिति थी भारत की, पर जिस पीवी नरसिम्हा राव पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप लगाए, जिस पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, जिस पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और कुछ और मुस्लिम पार्टियों पे बैन लगाया, आज उसी पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। उसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। ये कहीं ना कहीं एक चुनावी समीकरण जोड़ने की तैयारी की जा रही है। उसी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के सूत्रधार लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई, जो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक ऐसा वर्ग था जो नरेंद्र मोदी के वन मैन शो से दुखी था, और मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के उपेक्षा से भी दुखी था। उस उपेक्षा को उन्होंने अपेक्षा में तब्दील करते हुए उन्हें भारत रत्न देकर सभी के मुंह को बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं हर ओर से, चाहे वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की और उनके वोटर्स को कंफ्यूज करने की पूरी तैयारी की गई। शुरुआत बिहार से हुई, हरिवंश जी ने इसकी नींव रखी, एनडीए में सम्मिलित हुए, कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया, और नीतीश जी एनडीए में शामिल हो गए। यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद को चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर रालोद को गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से अलग किया गया। उसके बाद हेमंत सोरेन को ईडी का छापा मराकर उसके बाद इंडिया गठबंधन को जो है कमजोर करने की लगातार कोशिश की जा रही। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार कैबिनेट मिनिस्टर लगातार लगे हुए थे, और उसके बाद एक ममता बनर्जी का बयान आता है, और ममता बनर्जी के बयान को खुद प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं कि कांग्रेस अपनी जमीन तो पहले तलाश ले। तो कहीं ना कहीं ये पूरी स्क्रिप्ट और चुनावी समीकरण की को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो कहीं मुझे लगता है कि भारत रत्न में एक पारदर्शिता होना चाहिए। मांग के आधार पर भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। इसके पूर्व सचिन तेंदुलकर को भी मांग के आधार पर भारत रत्न दिया गया था, जिसका मैं विरोध करता हूँ। नीतीश जी के मांग पे, या रालोद के मांग पे, या समाजवादी पार्टी के मांग पे, या किसी भी अन्य पार्टियों या किसी संस्थान के मांग पे भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और
इसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए और माँग के आधार पे नहीं, उनके काम के आधार पे भारत रत्न मिलना चाहिए। चुनावी या राजनीतिक समीकरण के आधार पे भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे जिन नेताओं को भी भारत रत्न मिला है, उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, पर जिन तरीके से भारत रत्न दिया गया, जिन तरीके से इनकी घोषणा की गई है, मैं उस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। अगर भारत सरकार को भारत रत्न देने ही थे, तो एक ही बार इनके नाम की घोषणा कर देनी चाहिए थी। क्रमबद्ध तरीके से इनकी घोषणा क्यों की गई? तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही है, वो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं। 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ, सतर्क रहें, जाति, धर्म के नाम पे वोट ना करें, अपने स्थानीय प्रतिनिधित्व को ही वोट करें। किसी पार्टी के नाम पे या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बिल्कुल वोट ना करें। उनके काम पे वोट करें, अपने स्थानीय प्रतिनिधि को ही वोट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।